ऑल अबाउट MBA एग्जाम। सब कुछ MBA एग्जाम के लिए सारी चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। इवन यहाँ पे बात की जाए तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी, इवन सैलरी क्या रहेगी MBA करने के बाद वो भी। इसकी अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। फिर बात आती है मार्किंग स्कीम की। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं आपको समझाती हूँ कि ऑल अबाउट MBA CUET PG के लिए आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। हेलो CUET एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, मैं आज आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑल अबाउट MBA एग्जाम। सब कुछ MBA एग्जाम के लिए सारी चीज आपको यहाँ मिलेंगी। इवन यहाँ पे बात की जाए तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी, पैटर्न क्या रहेगा वो भी, इवन सैलरी क्या रहेगी MBA करने के बाद वो भी, और कौन से कॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो भी मेंशन किया जाएगा। तो सारी चीजें हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज कवर की और बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए कवर किया। आई होप इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और मैं आपको समझाती हूँ कि ऑल अबाउट MBA CUET PG के लिए आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए MBA एग्जाम, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है क्या है। अच्छा, यहाँ पे एक पैटर्न आता है जब हम अपने सिलेबस की बात करते हैं, CUET के सिलेबस की बात, तो MBA जो होता है वो किस कोड के दौरान आता है। तो कोड जो आपके लिए दे रखा है वो COQP12 के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा, कोड है आपका 12, उसमें बाद में आएगा क्योंकि 11 जो होता है वो MCE के लिए चला जाता है। सही है, इतनी बात क्लियर है सबको। इसकी अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न आपके पास जो रहेगा ये आपके पास आ गया, एक चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है जिससे आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले CUET PG एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस कितने आते हैं। एक सवाल उठता है कि क्वेश्चंस कितने हैं। 75 क्वेश्चंस हैं, MCQ बेस्ड है। ठीक है, फिर बात आती है मार्किंग स्कीम की। तो देखिए, मार्किंग स्कीम इसकी जो रहती है, आपका अगर क्वेश्चन सही हुआ एक तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और आपने अगर उसको गलत कर दिया तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा। दैट्स मीन कि नेगेटिव मार्किंग है -1। और अगर हम बात करें क्या कि अनअटेम्प्ट, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, तो उसमें कोई आपका कहा जाएगी किसी तरीके की आपके लिए प्रॉब्लमेटिक वाली सिचुएशन नहीं है, 0 रहेगा वो। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 300 रहने वाले हैं, जैसे कि आपको यहाँ मेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। फिर अगर हम बात करें कि टोटल क्वेश्चन जैसे हमें पता चले थे कि 75 हैं, और अगर बात करें ड्यूरेशन टाइम क्या रहता है, ये हमें 75 क्वेश्चन कितनी देर में करने हैं, तो ये 75 क्वेश्चन बेटा हमको 90 मिनट्स में करने हैं। याद रखिएगा, 90 मिनट्स में करने हैं। फिर सेक्शंस कवर्ड। अच्छा, ये जो 90 मिनट्स में जो 75 क्वेश्चंस करने हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट रहेगा, तो वो समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या है ये, कुछ नहीं है, ये इंग्लिश बेस्ड ऑन है। मतलब इंग्लिश का पेपर होगा आपका, जिसमें कि आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सिलेबस में इसको पूरा एलोबरेट करके पूरा डिस्क्राइब करके समझाऊंगी। पहले समझ लेते हैं। सेकंड आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एबिलिटी होगी आपके पास। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आएगा, एंड देन डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट आपके पास होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक्शन कवर्ड की बात करें तो 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है इन 75 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर हम बताएं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या है। तो ये रहा आपके सामने इसका पूरा सिलेबस। एक बार सारे बच्चे देखें इसको। सिलेबस में सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आप देखिए, सबसे पहले आती है इंग्लिश ग्रामर। अब उसने जहां पे ग्रामर बोल दिया, सारी चीज उसमें इंक्लूड हो गई। कुछ भी हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, सब कुछ उसमें आ गया। ठीक है, इंग्लिश यूजेस एरर। एरर के क्वेश्चंस में किसी की भी एरर पूछ सकता है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की, प्रीपोजिशन की, कंजंक्शन की, इंटरजेक्शन की, नाउन की, किसी की भी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास है पैरा जम्बल्ड। पैरा जम्बल्ड बोलते हैं इसको, या फिर जम्बल्ड पैरा, या फिर रीऑर्डरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको एक पैरा को जम्बल फॉर्म में दे दिया होता है और आपको उसको रीअरेंज करना होता है। ठीक है, और इसके ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस में करेक्शन आपको ढूंढना पड़ता है, एरर जैसा ही कुछ फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट है आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस को इंप्रूव करना, मतलब बेटर ऑप्शन चूज करना होता है। अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, उसको बेटर ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन लाइक अनसीन पैसेज आपने किए होंगे, अपने पहले भी किए होंगे।
आपकी ग्रेजुएशन में और उससे पहले 12th में भी एंड 10th में भी, तो वही पार्ट रहता है। लेवल कैसा रहता है? लेवल इसका मॉडरेट टू हार्ड रहता है, ईजी लेवल नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पैराग्राफ कंप्लीशन। एक पैराग्राफ होगा, बीच में से उसमें से कुछ लाइन स्किप कर दी होगी एंड देन उसके ऑप्शंस दे दिए होंगे, तो आपको वहाँ पे उसको ठीक करना होगा, मतलब आपको बताना होगा कि राइट वन कौन सा है उसमें से, वो हो गया। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो आपको बताने होंगे, जैसे कि आप जानते हैं ये वोकैबुलरी का पार्ट है, तो ये इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सिनोनिम एंटोनिम्स, इसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपका वोकैब का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज ईडियम एंड फ्रेजेस, फिर आपके पास आ जाता है ईडियम एंड फ्रेजेस, ये भी वोकैब का ही पार्ट है। तो ये रहा आपका पूरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पूरा सिलेबस जो आपके CUET PG में आने वाला है MBA एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, अच्छा इसका ऑप्शनल भी होता है, इसका ऑल्टरनेटिव भी होता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं लेनी तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, जिसमें कि हिंदी व्याकरण पूरा होगा। अब वो पार्ट क्या है वो देखिए जल्दी से सभी। वो आपके पास बेटा है हिंदी पाठ बोधन, जिसको हिंदी कॉम्प्रिहेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जैसे हिंदी व्याकरण, जैसे इंग्लिश ग्रामर थी, बिल्कुल सेम इक्वली हिंदी व्याकरण। अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, ये आपके लिए है। वाक्य शुद्धि, ये आपको बतानी है। वाक्य परिष्कार, ये आपको बताना होगा, मतलब आपको यह पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, और मुहावरे एवं कहावतें। अगर आप देखें तो जैसा हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है बिल्कुल इक्वल है। अगर यहाँ ग्रामर है तो वहाँ भी ग्रामर है, अगर यहाँ पे यूजेस है तो वहाँ भी शुद्ध प्रयोग करना, अशुद्ध का प्रयोग करना बताना है आपको, मतलब इक्वली है दोनों लैंग्वेजेस बिल्कुल सेम जा रही हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे पास था क्या, देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, क्या है वो है आपका, एक सेकेंड, वो है आपका मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें क्या रहने वाला है, जैसे कि आपके सामने पूरा सिलेबस मेंशन है, इसमें आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लॉस एंड प्रॉफिट, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पर बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं। वर्क एंड वेजेस पे आते हैं, एंड देन टाइम एंड वर्क के भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सिलेबस रहा आपका मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है क्या, नेक्स्ट है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें हैं, इवन देखा जाए तो इसका सिलेबस भी थोड़ा सा ज्यादा है, वास्ट है। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिर आपके पास कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट आपको यहाँ पे रीजनिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अब तक सिलेबस में क्या आना है। मैं बहुत धीरे धीरे आराम से चल रही हूँ जिससे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने आता है, देखिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका पाई चार्ट से होता है ये पूरा एक इन्होंने अलग से इसको पैटर्न में दिया हुआ है, जबकि देखा जाए तो एक क्वांट का ही एक पार्ट है, बट फिर भी ये अलग से आता है। सो यहाँ पे आपको किस तरीके का डाटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा, आपको पाई चार्ट फॉर्म में मिल सकता है, लाइन चार्ट, बार, टेबुलर, मिक्स्ड डेटा, सफिशिएंसी के वे में होगा, ग्राफ, नंबर सिस्टम, टेबुलेशन या सेट एंड वेन डायग्राम्स के फॉर्म में आपको आराम से डाटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो 4 पार्ट हैं जहां से क्वेश्चंस, ये 75 क्वेश्चंस 90 मिनट की ड्यूरेशन में आपको करने होते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -1 की है, तो बहुत सोच समझ के एक्यूरेसी के बेस्ड पे आपको आंसर को टिक करना है। आता है तो करना है, नहीं आता तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्या है, देखिए नेक्स्ट आपके सामने आता है, आपके पास है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आती हैं यूनिवर्सिटीज़ कि आपको आखिरकार कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मिलने वाली हैं इसके बाद, मतलब अगर आपने क्रैक कर दिया इस एग्ज़ाम को तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद सही डिसीजन लेना कि यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, क्योंकि आगे की लाइफ उसी से फ्रेम होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी मैंने ले रखी हैं। यहाँ पे आपको विक्रम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आपके सामने है, ठीक है, ये बेस्ड ऑन वाराणसी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बोलते हैं इसको। फिर आपको हरकोट बटलर
टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर मिल जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है सारी है आसाम, ठीक है, आसाम वुमेंस यूनिवर्सिटी है, बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी आपके पास है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ आपके पास है। ये वो स्टेट की यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, MBA एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट आपके पास में और क्या है इसमें यूनिवर्सिटीज़ में, एक और पूरी स्लाइड मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए दी है, वो है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी, जिसमें कि आपके सामने है महात्मा ज्योतिबा फुले, ये आपकी यूनिवर्सिटी दे रखी है, बरेली में है ये। अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला है। फिर आपके पास है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपके लिए यहाँ पे है। ये वो यूनिवर्सिटी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी आती हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। पहली वाली थी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं, ये काफ़ी फेमस है। फिर है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है, ये इसका मेन कैंपस है। इसके काफ़ी सारे अलग अलग और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं वो अलग अलग शहरों में हैं। सिक्किम यूनिवर्सिटी है, फिर इसके अलावा आसाम यूनिवर्सिटी है, मिज़ोरम है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में है ये। एंड देन इसके बाद है हमारे पास सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी का आपने काफ़ी नाम सुना होगा MBA एग्जाम को लेकर, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो MBA एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए जल्दी से। नेक्स्ट आपके पास है जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं बेस्ड ऑन आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है, प्राइवेट भी बहुत अच्छा होती है। प्राइवेट भी ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से आपको वो आपकी ड्रीम जॉब आपको नहीं मिलेगी, वो भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ से कुछ सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपने देखा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ दे रखा है, यहाँ पे BBD यूनिवर्सिटी, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में, इसका तो बहुत नाम है। फिर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, ये राजस्थान में है, जयपुर में है वैसे ये, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ये सब आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। एंड देन इसके बाद बात करें तो मानव रचना यूनिवर्सिटी है, DAV यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम है, जालंधर में है ये। फिर आपके पास गलगोटियाज़ है, ठीक है। फिर आपका UPES यूनिवर्सिटी है, PP सानवी यूनिवर्सिटी है, और आपके पास शारदा यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी वो यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस है फॉर MBA एग्ज़ाम्स के लिए। और इससे देखा जाए अगर हम एक गो थ्रू करें तो हमें पता चलेगा कि काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ से MBA करके काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे वो गए हैं। तो ये अप टू यू, आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करते हैं, और आपके नंबर, आपका स्कोर कार्ड क्या बताता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए है। तो ये प्राइवेट है, क्या इतने में ही ख़त्म है? नहीं। आपने सोचा होगा कि अभी तक मैम ने टिस का नाम नहीं लिया, बिकॉज टिस ना तो ही प्राइवेट है ना, ना ही वो स्टेट है, और ना ही वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है बताते हैं आपको। वो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसको हम बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप देख रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी टिस का नाम है। ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर जैसी ही होती है, लेकिन इनकी फुल अथॉरिटी इनके खुद के पास होती है, ये अपने आप उसको रन करती है। दैट्स वाई इनका नाम बहुत है, और इसमें टिस का नाम तो बहुत ही ज़्यादा है। जो हमारा टॉप स्कोरर होता है MBA का, उसका जो जैसे बोलते हैं ना सपना होता है ड्रीम कॉलेज में जाने का, वो आपका टिस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं गांधीगरम रूरल यूनिवर्सिटी आपके पास में है। फिर आपके पास में नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में यूनिवर्सिटी है। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये फरीदाबाद में ही है। यहाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसको हम टिस के नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास है रामकृष्णा मिशन विवेकानंद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़। ये हमारी डीम्ड कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि काफ़ी अच्छे पैकेजेस यहाँ से बच्चे लेके निकलते हैं अगर वो MBA यहाँ पर परस्यू करते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है इसका, बट वो चीज़ें, सारी चीज़ें उसके लिए आपको जो एजुकेशनल आपको लोन मिलता है वो इजीली प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर सच एज ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो। तो आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या है आफ्टर MBA। चलिए, MBA तो आपने परस्यू कर लिया, आपको कॉलेज भी मिल गया, एंड देन आगे आप क्या कर सकते हैं MBA को लेकर। देखिए, बड़े फेमस कोर्सेज हैं MBA को लेकर, जिसमें कि आपके सामने मैंने सारे मेंशन कर रखे हैं। जैसे सीनियर मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, काफ़ी सही है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आप जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आप ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, और हेल्थ केयर
में भी MBA का काफ़ी रोल है, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखेगा फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ये भी बहुत सही रहता है, ठीक है। फिर है बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बहुत सही है। मैनेजमेंट के लिए ऑल ओवर की बात होती है, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, प्रोग्राम मैनेजमेंट, सेल्स एंड लॉजिस्टिक, ये वो करियर ऑप्शंस हैं जो आज के ज़माने में हम बोल सकते हैं ये जो टाइम चल रहा है सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा मोटा पैकेज के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये है करियर ऑप्शन आफ्टर MBA। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो मेन कोर मैं वो तब बता रही हूँ आपको जो है जिसके लिए अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्या है नेक्स्ट देखिए आपके सामने है CUET PG। अच्छा, अब हमने ये तो कर लिया, हमने सब कुछ जान लिया। अब ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई क्राइटेरिया क्या है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, आपने ऐसा क्या किया होना चाहिए कि आप CUET एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे CUET PG MBA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने मैं दिखाने जा रही हूँ। ये क्या है, देखिए सबसे पहले दे रखा है कि जो एज लिमिट है, देयर इज नो स्पेसिफिक एज लिमिट, कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है आपके अपीयर होने की। अच्छा, यहाँ पे 2025 लिखा है, इट्स ओके, वो सारे एग्जाम्स के लिए सेम होती है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप 26 भी कर सकते हैं, इसको आप 27 में भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, अभी तक ऐसा कुछ रूल नहीं आया है कि कोई क्राइटेरिया रखा हो, देयर इज नो एज लिमिट, ओके। नेक्स्ट आपके सामने है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखिए, ध्यान से देखिएगा, करंटली परस्यू अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट, मतलब आपकी बैचलर डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ हो तो भी आप आराम से CUET PG MBA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ा सही क्राइटेरिया इन्होंने बड़ा ही जैसे कहते हैं ना बहुत कम उस पर रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने चाहिए। देखिए, अगर बात हो रही है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर आप PG में अप्लाई कर सकते हो, तो सिर्फ क्या 3rd डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो या 1st डिवीजन हो, वो भी तो पता होना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ मेंशन किया उन्होंने कि जर्नल कैटेगरी वाले जो हैं उनको 55 मार्क्स उनके होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट चलेगा, समझ में आया, इक्विवेलेंट CGPA होनी चाहिए। या इसके अलावा दे रखा है कि जो EWS और OBC या नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 50% या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। एंड देन बात होती है SC ST और PWD के लिए, उनके लिए भी जो क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है वो भी 50% का ही किया हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो ये हमारा वो क्राइटेरिया है जिससे आप MBA एग्जाम परस्यू कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके सामने आ गया है, देखिए नेक्स्ट है कि अच्छा ये सब क्लियर हुआ, तो अब ये भी क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है। देखो 2025 की जो रही है, मैं आपको रिसेंट वाली बता रही हूँ, जो कि वेरियस कैटेगरीज की अलग अलग रहती है। अब सबसे ज़्यादा हम सबको पता है कि UR की रहती है, तो हम UR से शुरुआत करेंगे इसकी, मतलब हमारी जर्नल कैटेगरी की। तो ये कुछ कैटेगरीज वाइज दे रखा है। जर्नल की आपको कितने आने चाहिए, मतलब 220 से 230 अप्रॉक्सीमेट पासिंग मार्क्स हैं ये, इससे ज़्यादा ही होगी तो मेरिट लिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, मतलब आप इजीली उसमें अप्लाई कर पाओगे अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में, गॉट इट। तो ये रही आपकी ये मैं जो बता रही हूँ ना, ये अप्रॉक्सीमेट पासिंग मार्क्स है, जस्ट पासिंग मार्क्स वाली चीज़ है, 220 से 230 तक का। फिर OBC की अगर बात करते हैं तो 190 से 210 तक का। फिर अगर बात करते हैं SC में से SC की तो 170 से 185, और बात करते हैं लास्ट में ST की तो 165 से 175 की बात हो रही है। ये कट ऑफ है, ठीक है। कितने में से कट ऑफ की बात हो रही है, 300 में से बात हुई थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि 300 का इसका टोटल मार्क्स का पैटर्न है। तो ये आपकी कट ऑफ है, आप देख रहे हैं 220 230। अगर आप इसमें 280 285 लेकर आते, अभी जो रिसेंट जो हमारा जिसने एक स्टूडेंट ने हमारे ने टॉप किया था, जो उसकी 3 रैंक आई थी, उसका जो स्कोर था वो 285 था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 285 था उसका स्कोर, ठीक है। वो आपको मेरे ये जो वीडियो है उसके बाद सारे टॉपर्स का दिख जाएगा नाम, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, गॉट इट। तो इतना जाता है, ये तो जस्ट अप्रॉक्सीमेट पासिंग वाली चीज़ है। एंड देन अगर हम बात करें जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो आप 290 तक अपना टारगेट मान के चलिए, अगर आपको टिस जैसा कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड CUET PG 2025 पासिंग मार्क्स की वेरियस कैटेगरीज की कट ऑफ। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, सारे बच्चे देखें, अब आता है टॉप MBA करियर
प्रोफाइल्स और सैलरीज क्या हैं, क्या सैलरी है, क्या प्रोफाइल है जिसमें अच्छी और मोटी सैलरी मिलती है, ठीक है, जिससे आप इतने ही खुश हो जाएंगे। ये रही आपके सामने। सबसे पहले आता है बिजनेस एनालिटिक्स। इसमें आपका जो मिनिमम मतलब एवरेज जो रहता है क्राइटेरिया सैलरी का, वो आपका रहता है 3 से 17 LPA तक का, सही है। फिर इसके बाद बात हो रही है इन्वेस्टमेंट। अगर आप बैंकिंग में जाते हैं तो 2 से 50 LPA तक आपको मिल सकते हैं आराम से, ये एवरेज है। सोचो मैक्सिमम कितनी होगी, है ना। फिर आपके पास आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यहाँ पे 12 से 90 LPA आपको आराम से मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर की बात करते हैं तो 5.6 से 38 LPA की बात हो रही है। यहाँ पे आप बात करते हैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तो 7 LPA से 42.8 LPA तक आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है असिस्ट मैनेजर, तो 3 LPA से 14 LPA तक आपको यहाँ मिल जाते हैं। HR मैनेजर 2.9 से 19 LPA तक आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड देन प्रोडक्ट मैनेजर की बात करोगे तो 4.2 से 30 LPA आपको मिल जाता है। लास्ट है सेल्स मैनेजर, ये टॉप वाले दे रखे हैं, 2.2 से 16 LPA तक आपको आराम से मिल जाता है। ये आपका एवरेज है, मैक्सिमम कहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने जो समझाने की कोशिश की है ऑल अबाउट MBA में, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे मेरे पास आपके लिए क्या है। आप आगे हम यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं वो है एक थैंक यू, जो कि आपने इतने पेशेंसली मेरा इस वीडियो को देखा, और आई होप अब तक आपका सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आई थिंक कि अब आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहाँ पूरा MBA का आपको प्रॉपर मिल जाए, क्योंकि ये सेग्रीगेट होके अलग अलग दे रखे हैं वीडियोस, बट यहाँ पे मैंने ऑल अबाउट MBA में आपको सब कुछ क्लियर किया हुआ है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।